नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। शाम के शो में हम उस सवाल को शामिल कर देते हैं। साथ ही जो भी किसान हमें देख रहे हैं उनके लिए भी सलाह है कि वो अपनी शिकायतें हमसे शेयर कर सकते हैं। हम लगातार उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और हर दिन एक किसान की आवाज़ को हम शाम में उठाते हैं। नंबर है 9136934065। इस पर अपनी समस्याएं हमें भेजें। हम किसान की आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बना रहे हैं। कल काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आए थे, उम्मीद करते हैं आज भी आप सवाल भेजते रहें। हम आज भी अपने शो में, शाम के शो में उन सवालों को शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत कर लेते हैं वायदा बाजार की किस तरह की चाल है उसकी, और वहाँ पर आपको करना क्या है। नॉन एग्री मार्केट में आज चांदी में मजबूती दिख ही रही है, लेकिन गोल्ड अभी भी स्थिर है। कल की तेज गिरावट के बाद भी आज उस तरह की कुछ खरीदारी यहाँ पर अभी तक तो नहीं दिख रही है। अनिल बैनर्जी सर, क्या लग रहा है? सोने में आज काफ़ी स्थिरता दिख रही है, चांदी मजबूत है। क्या आज सोना सेल करना चाहिए और चांदी खरीदना चाहिए? आज इस रणनीति के साथ कम करना चाहिए क्या? हाँ, नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। एकदम सही कि आज सिल्वर का रुख और रुझान अभी तक तो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि बेस मेटल्स और इक्विटी, ये दो का जो सपोर्ट सिल्वर को मिल रहा है, वो सपोर्ट गोल्ड में नहीं है। क्योंकि गोल्ड में अभी फिलहाल अभी तक का जो पैटर्न है उसमें ट्रिपल एक नेगेटिव है। एक तो जो रशिया के साथ एक समिट होने वाला है ओवर ऑन फ्राइडे, उसका एक नेगेटिव दबाव है। जो चाइना और यूएस के बीच जो ट्रेड का एक सीज फायर था, उसमें 90 डेज का और एक्सटेंशन आ चुका है। और थर्ड, डॉलर इंडेक्स, जिसके साथ ये गोल्ड सोना लास्ट एक महीने में काफी अच्छा एक इनवर्स स्ट्रॉन्ग इनवर्स कोरिलेशन के साथ चल रहा है। वो डॉलर इंडेक्स एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। तो फिलहाल के लिए, इंट्राडे के लिए, जब तक यूएस सीपीआई डेटा शाम को नहीं मतलब आ जाता, तब तक ये बाय ऑन डिप्स करना है तो सिल्वर उसमें आपका बेटर चॉइस रहेगा देन गोल्ड। पर आपको भरोसा ज्यादा है। केडिया जी, आपकी राय क्या है? जो सोने और चांदी में आज ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए नई सलाह क्या है? नमस्कार शुभम जी। नमस्कार सर। देखिए, कल के सेशन में हमने काफी अच्छी गिरावट देखी, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बनी हुई थी कि 39% का टैरिफ कैसे मूव करेगा, बट वो क्लैरिटी आ चुकी है और लग भी रहा था कि ऐसा नहीं होगा। इसी के चलते हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था। देखिए, अगर इंटरनेशनल में देखेंगे तो पहले 3950 का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, फिर 3850 का रिजेक्शन था। तो ये कहीं ना कहीं लोअर हाई पैटर्न बना रहा है। नो डाउट कल की बड़ी गिरावट के बाद आज मॉर्निंग में जो जंप दिख रहा है, ये एक तरह का हम रिट्रेस जंप बोल सकते हैं। तो इसमें आप अटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज ये हफ्ते में अगर आप देखोगे तो एक तो हफ्ता बहुत छोटा है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी बनते हुए दिखाई दे रही है। और जो बड़े दो कारण है, एक कि 90 डेज का जो टैरिफ कंसर्न्स था वो अब टल गया है 90 दिन तक के लिए। ये गोल्ड पे दबाव लाएगा तो चांदी पे भी उतना ही दबाव लाता हुआ दिखाई देगा टेम्पररी। और साथ में सबसे बड़ी खबर है 15 अगस्त की, हमारे यहाँ पे तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे, बट कहीं ना कहीं रशिया और यूएस भी इस चीज में हो सकता है सेलिब्रेट करने में आ जाए। सीज फायर की अगर कुछ नई अपडेट आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी दोनों पे दबाव लाएगा। तो आज टेक्निकल छोटा बाउंस हम देख सकते हैं। मॉर्निंग से हमने आधे परसेंट की तेजी के करीब देखा है, जो 1,13,700 का भाव चल रहा है। बट कुल मिला के मेरे को लगता है विश्वनाथ जी बेच के चलना चाहिए। 1,14,000 के करीब बेचेंगे, 1,14,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। नीचे में मुझे लगता है 1,12,800 तक का लेवल मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ऑप्शन इस टाइम पे विकल्प बहुत बढ़िया होता है। तो ऑप्शन के अंदर 1,14,000 का पुट खरीद लीजिए 1,500 रुपए में, 1,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2,200 तक का टारगेट रहेगा। कुल मिला के मुझे सोना चांदी अगले 10-12 दिन तक नरम दिखाई देते हैं। ओके, तो सोने और चांदी दोनों में आपको नरमी यहाँ पर दिख रही है। पुट ऑप्शंस के जरिए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि खबरें भी काफ़ी आती रहती हैं। तो अगर बाजार में अगर किसी तरह के बदलाव भी हुए तो बहुत ज़्यादा रिस्क आपके लिए नहीं रहेगा। अभी इनको लग रहा है कि अगले 1-2 हफ्ते सोने चांदी में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आप बताइए भाविक जी, आपकी राय क्या है सोने और चांदी पर? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, सोने और चांदी में मुझे लग रहा है ये शायद ये भी एक थोड़ा साइडवेज रहेगा, क्योंकि जो जैसे हमने बताया कि जो टैरिफ की कंसर्न्स थी सोने पे, वो अभी कहीं ना कहीं चली गई है। तो उसकी वजह से कल हमने थोड़ा दबाव देखा था। आज यूएस के महंगाई के डेटा आने वाले हैं और मुझे लग रहा है अगर महंगाई के डेटा
पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट सितंबर में वो कहीं न कहीं एटलीस्ट गिन ही लिया है। तो उसकी वजह से भी ज़्यादा शायद मूवमेंट नहीं आ सकती है, बट लग रहा है कि यहाँ पे सोना जो है वो थोड़ा गिर सकता है इंट्राडे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस नहीं बट 99,500 के करीब अगर मिलता है, तो एक बार 1 लाख के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 99,200 के स्टॉप लॉस से। चाँदी की बात करें तो चाँदी में थोड़ा आज पॉज़िटिव दिख रहा है, क्योंकि बेस मेटल जो है वहाँ पे थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। उसमें भी आई थिंक इंट्राडे ही मुझे लग रहा है ट्रेड करना चाहिए। अभी भी पोज़िशनल नहीं लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि ये वीक शायद बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि रशिया यूएस के बीच में बातचीत होने वाली है, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी कहीं न कहीं रहेगी। तो आज के दिन 1,12,900 के करीब बाय कर सकते हैं चाँदी, 1,14,000 के टारगेट के लिए, 1,12,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सलाह है सोने और चांदी को लेकर। कच्चे तेल में भी आज रिकवरी है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में था, यहाँ से रिकवरी आनी भी थी और आज तेजी आधे % तक की दिख रही है। आनंद सर, क्या लग रहा है आपको, ये तेजी और भी बढ़ सकती है क्या कच्चे तेल की? कच्चे तेल में एक्चुअली अभी जो रशिया और यूएस का समिट होना है उसका एक काफी बड़ा इम्पैक्ट आएगा ऑन द ऑयल मार्केट। बट तब तक मतलब 14 ऑफ अगस्त तक बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। 5500 का जो सपोर्ट है या 5500 या 5530 का जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग है इंट्राडे में भी। तो इसमें बाय ऑन डिप्स करके ओवरऑल टारगेट 5700, अगर उससे ऊपर गया तो 5750, उससे ज्यादा नहीं। तो बाय ऑन डिप्स फॉर 1-2 दिन के लिए। ओके, बाय ऑन डिप्स के साथ काम यहाँ पे करना है। केडिया जी, आपको भी लग रहा है कच्चे तेल में बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटजी के साथ काम करना है अभी? देखिए, पूरे कच्चे तेल के अंदर हमने देखा 70 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। बट जिस ढंग से मुझे लगता है यूएस चाइना का जो कंसर्न्स है वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, उससे डिमांड में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे। और टेक्निकली वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड में आ चुका है। इससे पहले भी हमने देखा 5600 के नीचे प्राइसेस होल्ड नहीं कर पा रही। तो बिल्कुल अगले 1-2 दिन के लिए मुझे भी लगता है थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, एक नई चीज और भी है, वो है हरिकेन सीजन ऑलरेडी यूएस में स्टार्ट हो चुका है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म आने स्टार्ट हो चुके हैं। मोस्टली इस बार करीबन 11 से 12 हरिकेन कैटेगरी 3 एंड अबव के रहेंगे। ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देगा। तो टेम्पररी मुझे लगता है कच्चे तेल में तेजी रहेगी, जहां पे फ्यूचर में 5600 पे लेके चलिए, 5520 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड बस 5720 तक का लेवल मिलेगा। वहीं फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शन में अगर एंटर करना है तो 5600 का कॉल ले लीजिए 80 रुपए में 30 के स्टॉप लॉस से, जो 180 से 200 तक का लेवल मिलेगा। ओके, तो कॉल ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप 5,600 पे खरीदे, 5,720 तक का टारगेट है। नहीं तो 5,600 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं 80 रुपए पर, और 180 का टारगेट है यहाँ से। भाविक, आप बताइए, आपकी राय क्या है? क्रूड में, ऑप्शंस में आपके पास क्या ट्रेड है आज? आई थिंक कॉल ऑप्शन लेके ही जाना चाहिए। देखिए, टेक्निकली भी मैं केडिया जी से सहमत हूँ। WTI जब भी हम देख रहे हैं कि 62 से 60 के बीच में आता है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक आ रहा है। हालांकि अपसाइड भी लिमिटेड है, और MCX पे भी अगर देखें तो 55-5400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पे बाउंस आ रहा है। और ये समिट से पहले अगर हम देखें तो शायद मार्केट ये एंटिसिपेट ज़रूर कर रहा है कि मे बी इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि रशिया को जगह चाहिए और जो यूक्रेन है वो जगह नहीं देना चाहते हैं। तो ओवरऑल इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लग रहा है मार्केट को, जिसकी वजह से हमने सेल ऑफ अभी भी क्रूड में नहीं देखा। तो मुझे लग रहा है 5650 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा इंट्राडे के लिए। 65 के करीब वो बाय करके चल सकते हैं 110 के टारगेट के लिए, 40 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे टारगेट एक बार फिर से बताइए। टारगेट 110 का है ना भाविक जी? जी, 110 का 65 के करीब बाय करने के लिए। ओके, तो एक टाइपो एरर है, जो स्टॉप लॉस है वो टारगेट है, और जो टारगेट है 40 जो दिख रहा है वो SL है एक्चुअली, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5,650 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर आ रही है। तो तीनों एक्सपर्ट्स की राय बहुत ही मिलती जुलती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजी की राय यहाँ पे, रिकवरी इन तीनों मेहमानों को दिख रही है कच्चे तेल में। नेचुरल गैस में की चाल आज काफ़ी सुस्त है, 260 के करीब है। केडिया जी, यहाँ पर ऑप्शंस में क्या मौके दिख रहे हैं आपको NG में? देखिए, नेचुरल गैस भी मुझे लगता है वैसे तो एक वहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जो दिखा रहा है कि 220-25 तक का भी लेवल दिखा सकता है, जिस ढंग से हमने रिसेंट में एक फॉल आते हुए देखा। लेकिन बार बार हम देख रहे हैं 250-255 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो आज कच्चे तेल में जो जंप है उसका एक सपोर्ट
हम नेचुरल गैस में भी देखेंगे वेदर के जो अपडेट्स आए हैं उसमें थोड़ा सा वार्मर वेदर बताया जा रहा है, डिमांड में इंप्रूवमेंट रहेगी जिसका एक टेम्पररी सपोर्ट है, बट कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाइंग करके मत चलिए। नेचुरल गैस अगस्त फायदा 258 में लेके चलिए, 258 में 252 का स्टॉप लॉस लगाइए, 266 तक का टारगेट रहेगा। वहीं ऑप्शन के अंदर भी 260 का आप कॉल ले लीजिए 10 रुपए में, 18 रुपए का टारगेट रहेगा। बट ये जो तेजी है बहुत ही लिमिटेड है, ऊपर में 270 के करीब जाने के बाद वापस बिकवाली आ जाएगी, बट टेम्पररी एक जंप है। टेम्पररी एक जंप आपको यहाँ से दिख रहा है, तो कॉल ऑप्शंस के जरिए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आनंद जी, आपकी राय क्या है एनजी पर? एनजी की चाल कैसी दिख रही है यहाँ से? नेचुरल गैस का केडीआई से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए 255 और 270 का इमीडिएट एक रेंज है, बट जो ओवरऑल हम लोगों का व्यू रहा है कि ये बेरिश है। और एक पॉइंट जो केडीआई जी ने ऑयल के लिए ये बताया था कि हरिकेन सीजन को भी वॉच करना है, क्योंकि कोई मेजर हरिकेन अगर ये गल्फ कोस्ट में फॉर्म होता है तो वो एक्सपोर्ट को डिसरप्ट करेगा और वो नेचुरल गैस के लिए और भी नेगेटिव बन सकता है। तो पोजिशनली 270 के आसपास मैं कंफर्टेबल रहूंगा, 268 270 के आसपास उसमें शॉर्ट लेने के लिए। ओवरऑल 255 है सपोर्ट, अगर वो ब्रेक होता है तो 245 है नेक्स्ट सपोर्ट। बता दीजिए भाविक, आपकी ऑप्शन रणनीति क्या है एनजी में? एनडी में मुझे लग रहा है यस बाय करके चलना चाहिए, जैसे केडीए जी ने बताया। आई थिंक 255 का एक डबल बॉटम और की सपोर्ट लेवल है। हालांकि अपसाइड भी मुझे लग रहा है लिमिटेड ही है 275, तो शायद यहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। नई तेजी इतनी अभी भी नहीं लग रही है, तो थोड़ा हल्का फुल्का 1 से 2% का रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे में जैसे केडीए जी ने भी बताया 260 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा 10 के करीब। मेरा टारगेट रहेगा 14 का और स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा 8 का। इस रिकवरी 1 से 2% की दिख रही है, तो 260 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 10 पे 14 तक के टारगेट देख सकते हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बेस मेटल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही स्विंग के जो नंबर आए हैं खरीफ फसलों के अब तक, वो क्या संकेत दे रहे हैं, दलहन की बुआई की क्या रिपोर्ट है, दलहन का पूरा ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, और साथ ही अमेरिकी टैरिफ का एग्री सेक्टर पर क्या असर होगा, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी चल रही है, तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं आपके साथ अनुराग शाह। लेकर हाजिर हूं टैक्स की हर उलझन को सुलझाने वाला शो टैक्स मंत्रा। आज के टैक्स मंत्रा में हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन, जो आसान भाषा में समझाएंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैसे मिलेगी टैक्स छूट, यूलिप और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पर कब लगता है टैक्स, सेक्शन 80C और सेक्शन 10D में क्या है फायदे। तो शुरू करते हैं टैक्स मंत्रा देश के जाने माने एक्सपर्ट बलवंत जैन के साथ। बलवंत जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमारा आज का टॉपिक है इंश्योरेंस और टैक्स, तो सबसे पहले क्या अभी भी भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस को टैक्स सेविंग ऑप्शन के तौर पे देखते हैं और इंश्योरेंस इसलिए भी लेते हैं कि टैक्स बच जाए? अभी ऐसा है अनुराग जी, थोड़ा थोड़ा जो जैसे ये जो टीवी वाले हैं या जो फिन इन्फ्लुएंसर वगैरह है जो यूट्यूब पे शो करते हैं और बताते हैं कि आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लेनी चाहिए। इसकी वजह से जागरूकता आई है। जैसे 20 साल पहले मैंने जब एक टर्म पॉलिसी लिया तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स मेरे को बोलते थे, अरे इसमें तो पैसा वापस कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या है, मतलब मुझे बहुत मुश्किल हुई उनको कन्विंस करने में कि टर्म इंश्योरेंस है वही रियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे माइंडसेट बदल रहा है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर किस तरह से आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं? अभी भी क्या क्या टैक्स बेनिफिट जो है वो बचे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि 2 टाइप के टैक्स बेनिफिट है। पहला तो जो टैक्स बेनिफिट है वो आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, उस पे है। तो आप जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए और आपके बच्चे, भले वो डिपेंडेंट है या नहीं है, उसके लिए जो प्रीमियम भरते हैं उसके लिए आपको जो सेक्शन 80C है उसमें डिडक्शन मिलता है। यह बात मैं अनुराग जी बताना चाहूँगा कि जो सेक्शन 80C का डिडक्शन है सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही अवेलेबल है, नई टैक्स रेजिम में यह नहीं मिलता है। जहाँ तक क्वांटम का सवाल है,
तो आपको जो डिडक्शन है वो अगर 2013 के बाद में जो पॉलिसी ली है आपने, तो 10% जो प्रीमियम है आपकी सम एश्योर्ड का उस तक ही मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी 2003 के बाद में और 2012 के पहले ली गई है तो 20% तक का डिडक्शन मिलता था, 20% तक के प्रीमियम का डिडक्शन। और अगर 2003 के पहले पॉलिसी ली है तो वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता था। मतलब पूरा का पूरा जितना भी आपने प्रीमियम भरा है 2003 के पहले मिलता था, उसके बाद में नहीं मिलता है। नहीं, इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है। अभी भी 80C में तो जो 1.5 लाख रुपया का लिमिट है उसमें जितना भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं उसका डिडक्शन तो पूरा मिलता ही है। नहीं, पर जैसे वो है रेस्ट्रिक्शन है आपकी कि आपका जो सम एश्योर्ड है, हाँ, पॉलिसी का सम एश्योर्ड है उसका 10% से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि 2003 से पहले सम एश्योर्ड का अगर 100% भी था तो डिडक्शन पूरा का पूरा जितना भी प्रीमियम भरा आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता था। यानी सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी ली है 5 लाख रुपए की सम एश्योर्ड की और आपने प्रीमियम भरा तो पूरा का पूरा उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बशर्ते पॉलिसी आपकी 2003 के पहले की है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बलवंत जी, अब जिस तरह से सरकार ने नियम बदले हैं तो लगभग 90% से ज़्यादा लोग तो अब न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। तो अब लोगों को इतनी जानकारी रखने की जरूरत ही नहीं है इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्या डिडक्शन है, क्या डिडक्शन नहीं है। देखिए, ऐसा है अनुराग जी, जानकारी रखने में कोई नुकसान नहीं है, आपका घर का कुछ नहीं जाता है, बरोबर है। और इंश्योरेंस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है वो दूसरी बात है, परंतु आपको इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए जिससे आपके ऊपर जो लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट है वो आर्थिक रूप से पायमाल नहीं हो जाए। उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना एकदम जरूरी है। बिल्कुल। और अभी भी बड़े पैमाने पे लोग हैं जो क्योंकि अगले साल से जो है न्यू टैक्स रिजीम में संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन अभी भी करीब 25% इस साल जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें 25% तक जो लोग होंगे वो ओल्ड टैक्स रिजीम के हो सकते हैं और उनके लिए जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस जानकारी के जरिए आप अपना टैक्स में बचत कर सकते हैं। तो कौन कौन सी पॉलिसीज जो है बलवंत जी जहां पर आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है जो और क्लेम करना चाहिए बिल्कुल लेजिटिमेट? देखिए, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इश्यू की गई पॉलिसी, भले वो सिंगल प्रीमियम है, एंडोमेंट है, होल लाइफ है, टर्म प्लान है, एन्युटी पॉलिसी है, बशर्ते जो 10% की लिमिट है सम एश्योर्ड की, वो कोई भी पॉलिसी पे आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं पूरा 1.5 लाख रुपए तक का। 1.5 लाख रुपए तक। परंतु ऐसा है कि 1.5 लाख रुपए में इतनी सारी आइटम इंक्लूड हो गई है कि वो मोस्ट ऑफ द केसेज में ओवरफ्लो होता है। जैसे उसमें बच्चों की स्कूल फीस आ गई, आपका होम लोन का रीपेमेंट आ गया। आज की तारीख में अगर आपको घर खरीदना है तो वो जो होम लोन का रीपेमेंट है वही 10-15 लाख रुपए के आसपास तो हो जाता है बम्बई जैसी जगह में। तो और हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन में, हर कोई, हम भी देख रहे हैं जो डेटा आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का, उसमें डबल डिजिट ग्रोथ होती है हर महीने, साल दर साल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति रुझान बढ़ा है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इमरजेंसी में कवर करने का। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरा जाता है इंडिविजुअल के द्वारा उसमें क्या टैक्स छूट है, और अगर आप अपने पेरेंट्स का भी प्रीमियम भर रहे हैं तो कितना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो डिडक्शन मिलता है वो सेक्शन 80D में मिलता है और वो भी पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही मिलेगा। नई टैक्स व्यवस्था में ये डिडक्शन नहीं मिलता है। यह डिडक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों क्लेम कर सकते हैं। इंडिविजुअल को भी 2 प्रकार का डिडक्शन मिलता है। एक तो जो खुद की फैमिली है उनका मेडिक्लेम इंश्योरेंस खरीदने के लिए 25,000 रुपये का डिडक्शन है और 25,000 रुपये का डिडक्शन पेरेंट्स के लिए अलग से मिलता है। मतलब और उसमें भी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन हैं तो वो डिडक्शन 25,000 की जगह 50,000 मिलता है। अभी चूंकि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत महंगा हो गया है तो 25,000 में रीजनेबल सम एश्योर्ड मिलती नहीं है आपको,
तो इसके लिए अगर आपके पास एचयूएफ भी एज ए टैक्स एंटिटी है तो आप कुछ पॉलिसी का प्रीमियम एचयूएफ में से पे कर सकते हैं और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपना प्रीमियम है वो एचयूएफ के जरिए भी भेज सकते हैं। मतलब आप पॉलिसी लीजिए, एचयूएफ के जरिए भी प्रीमियम भरिए और इंडिविजुअल भी प्रीमियम भरिए और वहां से भी क्लेम ले लीजिए। हाँ, मतलब जैसे मैंने बताया कि 25,000 का कैप है आपका खुद की फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। तो अगर वो प्रीमियम अगर ज़्यादा जा रहा है तो आप वो पॉलिसी का प्रपोजल एचयूएफ के वहाँ से दे और एचयूएफ में से प्रीमियम का पेमेंट करे तो एचयूएफ डिडक्शन क्लेम कर पाएगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है बलवंत जैन दे रहे हैं कि आपको लगता है कि 25,000 का प्रीमियम तो बहुत कम है, उसका डिडक्शन मुझे क्या मिलेगा। तो आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम है वो एचयूएफ के जरिए भी भर सकते हैं। पॉलिसी का प्रपोजल आप अगर एचयूएफ के जरिए देते हैं तो वहां पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा और 25 + 50 75,000 का वहां से भी डिडक्शन मिल सकता है। मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है हाँ। तो 50,000 आपका मिल गया, 50,000 आपके पेरेंट्स का मिल गया और 50,000 एचयूएफ में से क्लेम कर सकते हैं। तो कुल मिला के तो 1.5 लाख का हो गया। मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 1 लाख रुपए का आप आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले सकते हैं और 50,000 रुपया एचयूएफ ले सकती है अगर जिनके लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा गया है वो सीनियर सिटीजन है। अदरवाइज अगर आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है, आप भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 25,000 + 25,000 + 25,000 एचयूएफ में वो 75,000 रुपए तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओवरऑल बेसिस में। बिल्कुल, तो ये बलवंत जैन ने काफी रोचक जानकारी बताई है कि 1.5 लाख रुपए तक का आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं आपका और आपके परिवार का, तो इसका पूरा डिडक्शन लिया जा सकता है आपके अकाउंट के जरिए और आपके एचयूएफ अकाउंट के जरिए। आगे बढ़ते हैं बलवंत जी। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपने बताया कि जब प्रीमियम भरते हैं तब कैसे डिडक्शन मिलता है, क्या है, लेकिन सबसे जानकारी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, अब आपको पैसा वापस आता भी है कई मामलों में, जैसे डेथ के मामले में पैसा आप रिसीव करते हैं तो उस पर टैक्सेशन की लाइबिलिटी क्या है। इसके अलावा जब पॉलिसी मैच्योर होती है तब टैक्सेशन कैसे लगता है। यूलिप हो गया, एंडोमेंट प्लान हो गया, तो यहाँ पर जब पॉलिसी मैच्योर के समय पैसा आता है तो वो टैक्स लाइबिलिटी कैसी होती है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ। जरूर। देखिए, ऐसा है कि जो पैसा आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से डेथ क्लेम पे मिलता है, भले वो सिंगल पॉलिसी है, यूलिप है या कोई भी प्रकार का पॉलिसी है, डेथ क्लेम पे जितना भी पैसा मिलता है वो सेक्शन 10(10)(d) में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा अगर कोई भी पॉलिसी में आपका जो प्रीमियम है वो 10% से ज़्यादा कोई भी साल में हो गया तो उस केस में आपको जो सेक्शन 10(10)(d) का जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा 2021 में एक कैप आ गया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूलिप पॉलिसी है और अगर उनका प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10(10)(d) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसी तरह से 2023 में आ गया रूल, जो नॉर्मल नॉन यूलिप पॉलिसी है उसमें अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी है और आपका अगर प्रीमियम सालाना 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10(10)(d) में ये जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा। यूलिप के केस में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि बाकी पॉलिसीज़ में तो प्रीमियम फिक्स होता है, यूलिप के केस में आप टॉपअप भी कर सकते हैं। तो भले ही आपने पॉलिसी जब लिया तब आपका जो प्रीमियम है वो 10% से ज़्यादा नहीं था, परंतु अगर आपने कोई साल में वो यूलिप की